सो क्वेश्चन है, ड्रॉ रूट लोकस फॉर गिवन ट्रांसफर फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ एस h ऑफ एस इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाय s s प्लस 2 s प्लस 4. ओके, k डिवाइड बाय s s प्लस 2 s प्लस 4. चलो तो स्टार्ट करते हैं. 10 मार्क के लिए एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर. सो स्टेप नंबर 1, स्टेप्स वाला पेज आपके पास है. क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोज ना. कैलकुलेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोज. पोल्स कहां पर होते हैं? डिनोमिनेटर में, जिसके लिए क्रॉस सिंबल यूज करना है, एंड जीरोज न्यूमरेटर में होते हैं, जिसके लिए आपको सर्कल ड्रॉ करना है. सो पोल्स कैलकुलेट करना है. तो s s प्लस 2 s प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0. सो s इज इक्वल्स टू कितना? 0 माइनस 2 माइनस 4. सो 3 पोल्स है मेरे पास, एक 0 पर है, एक -2, एक -4 पर है. जीरोस की अगर बात करेंगे तो कितना है मेरे पास? एक भी जीरो नहीं है. ये k तो कांस्टेंट है ना, गेन ऑफ द सिस्टम है. जीरोस कितना है यहाँ पर? 0 एक भी नहीं है. करेक्ट. सो जीरोस नील. लेकिन क्या लिखा है स्टेप नंबर 1 में? क्या लिखा है? 3 पॉइंट पढ़ो. क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? पोल्स आर लाइज इन डिनोमिनेटर, जीरोस आर लाइज इन न्यूमरेटर. सेकंड, पोल्स के लिए क्रॉस सिंबल एंड जीरोस के लिए सर्कल. एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल. इक्वल होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है. सो आगे क्या लिखा है? इफ p not equals to z, that is number of poles not equals to number of zeros, then assume it at infinity, those who are less. तो यहाँ पर कौन कम है? जीरोस कम है. करेक्ट. मेरे पास पोल्स है, p1 है 0 पर, p2 है -2 पर, एंड p3 है -4 पर. जीरोस मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैंने क्या किया? एज्यूम किया z1 z2 z3 दोनों इक्वल आना चाहिए ना, तो मुझे 3 जीरोस एज्यूम करना पड़ेगा. और कहां पर एज्यूम करना है? इन्फिनिटी पर. ओके. लेकिन उसके आगे और एक लाइन है. इफ पोल प्लस 0, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस दोनों का एडिशन अगर ऑड आता है, ऑड, तब आपने ये जो इन्फिनिटी एज्यूम किया है उसमें से एक इन्फिनिटी निगेटिव एज्यूम करना है. तो बताओ यहां पर एक्चुअल पोल्स कितना है? यस, एक्चुअल पोल्स है 3 एंड एक्चुअल जीरोस कितना है? 0 है ना. एक्चुअल 0 एक भी नहीं है, ये तो डमी है, ये मैंने एज्यूम किया है ना. सो यहाँ पर एक्चुअल जीरोस कितना है? 0. सो दोनों का एडिशन करो, कितना आएगा? 3. ये 3 कौन है? ऑड है. अब ऑड है तो क्या करना पड़ेगा? यस, एक इन्फिनिटी मुझे निगेटिव एज्यूम करना पड़ेगा. अब आप लोग बोलेंगे कौन सा इन्फिनिटी निगेटिव लो? कोई भी लो, z1 लो, z2 लो, z3 लो, तीनों में से एक इन्फिनिटी माइनस लो. अगर यहाँ पर न्यूमरेटर में भी एक 0 प्रेजेंट होता, s प्लस 1 होता, तो 0 कहां पर आएगा? यहाँ पर s इज इक्वल्स टू -1 है ना. दैट इज z1 इज इक्वल्स टू -1. तो एक्चुअल पोल्स कितना हो गया? 3. एक्चुअल जीरोस कितना हो गया? 1. करेक्ट. 4 क्या हो गया? इवन. तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर जितने भी इन्फिनिटी है वो सब पॉजिटिव एज्यूम करना है. समझा? सो नेगेटिव कब लेना है? जब ऑड आएगा तब. एंड नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इक्वल होना चाहिए. जो भी कम आ रहा है उसको इन्फिनिटी पर एज्यूम करना है. चलो यहाँ पर अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया. यस, ऑनलाइन मेंबर फटाफट रिप्लाई चाहिए. समझा सबको ये? यस सर. ओ सर. यस. सो एक्चुअल पोल्स इसमें कितना है? 3 एंड एक्चुअल जीरोस है 0. सो दोनों का एडिशन किया तो आंसर आ गया 3, जो कि ऑड है. ओके. सो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2, रूट लोकस ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस. रूट लोकस ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस. चलो, सो सबसे पहले यहां पर पोल 0 डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है? रियल. एंड वर्टिकल कौन सा है? इमेजिनरी एक्सिस है. ओके. पोल का लोकेशन देखो क्या है? 0. करेक्ट. P1. फिर उसके बाद -2 पर ना, P2. फिर उसके बाद -4 P3. समझा? यहां पर बीच में कौन है? -1 है. यहां पर -3 है. यहां पर -5 है. समझा? सो मेरे पास 3 पोल्स है. एंड जीरोस देखो, एक्चुअली 0 एक भी नहीं है, मैंने ये एज्यूम किया है डमी वाला. सो इसमें से एक 0 कहां पर है? -इन्फिनिटी, मतलब यहां पर आएगा ना, -इन्फिनिटी z1. ओके. एंड बाकी के 2 कहां पर आएंगे? पॉजिटिव साइड आएंगे. यहां पर कितने हैं? 2 ना, z2 एंड z3. तो देखो मैंने यहां पर 2 सर्कल्स ड्रॉ किए. समझा? क्योंकि 2 जीरोस है, z2 एंड z3. क्लियर? चलो अब उसमें क्या लिखा है एक बार अच्छे से पढ़ो.
स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है? यस, मैं पढ़ता हूं। सो स्टेप बाय स्टेप देखो। टेक एक्सट्रीम लेफ्ट रूट ऑन रियल एक्सिस। सबसे पहले चेक करो इसमें रियल एक्सिस कौन सा है, ये है ना, करेक्ट। सो इसमें क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला रूट लो, एक्सट्रीम लेफ्ट Z1। आगे क्या लिखा है? इट मे बी पोल और जीरो, कुछ भी हो सकता है, वो पोल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी कौन है? जीरो है। आगे बढ़ता है। इफ एडिशन ऑफ ऑल रूट्स ऑन राइट साइड ऑफ दैट रूट ऑन रियल एक्सिस इज ऑड, देन रूट लोकस विल बी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, एक्सट्रीम लेफ्ट रूट कौन है यहाँ पर? Z1। वो कुछ भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब इसके राइट साइड देखने का, इसके राइट साइड रियल एक्सिस पर कितने नंबर ऑफ रूट्स है? रूट्स मतलब उसमें पोल भी आएगा, जीरो भी आएगा। तो बताओ इसके राइट साइड कितने रूट्स है? 1 2 3 4 5। 5 ऑड है या इवन है? ऑड। तो रूट लोकस प्रेजेंट है या एब्सेंट है? रूट लोकस प्रेजेंट है। मतलब क्या? Z1 के राइट साइड रूट लोकस प्रेजेंट है। अब वो कहां तक प्रेजेंट है? नेक्स्ट रूट तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट रूट मतलब Z1 से जब स्टार्ट कर रहे हो तो Z1 के बाद कौन आ रहा है? P3 ना। तो Z1 से P3 तक यहां पर रूट लोकस प्रेजेंट है। अब रूट लोकस प्रेजेंट है तो उतना पोर्शन आपको डार्क करना है, समझा? यहां पर लिखने का RL करके, मतलब रूट लोकस प्रेजेंट है। ओके, चलो अब किसकी बात कर रहे थे हम लोग? Z1 की ना। Z1 के राइट साइड हमने चेक किया नंबर ऑफ रूट्स कितना है रियल एक्सिस पर, 5। ऑड नंबर आ गया, रूट लोकस प्रेजेंट है। चलो अब Z1 का काम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट रूट पर आते हैं। नेक्स्ट रूट क्या है? P3। अब P3 के राइट साइड बताओ कितने रूट्स हैं? 4। इवन है या ऑड है? इवन। रूट लोकस प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट, करेक्ट। सो P3 के राइट साइड रूट लोकस एब्सेंट है। अब वो एब्सेंट कहां तक रहेगा? नेक्स्ट रूट तक रहेगा। नेक्स्ट रूट कौन है? P2। सो P3 से P2 तक यहां पर रूट लोकस एब्सेंट है, तो यहां पर NRL लिखने का, दैट इज नॉट रूट लोकस, समझा? नेक्स्ट P3 के राइट साइड हमने देखा नॉट रूट लोकस है, क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स कितना है? 4। इवन नंबर आ गया। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है? P2। अब P2 के राइट साइड बताओ कितने रूट्स हैं? 3। ऑड है या इवन है? ऑड, मतलब रूट लोकस प्रेजेंट, करेक्ट, प्रेजेंट है। कहां तक प्रेजेंट है? नेक्स्ट रूट तक प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट रूट कौन है? P1 ना। तो P1 तक यहां पर रूट लोकस प्रेजेंट है, RL, समझा? अब आगे बताओ P1 के राइट साइड लिखने का ही नहीं, देखने का ही नहीं, क्योंकि अपना हेडिंग क्या है? रूट लोकस ऑन निगेटिव रियल एक्सिस। खत्म हो गया ना यहाँ पर। अब इसके बाद पॉजिटिव रियल एक्सिस स्टार्ट हुआ। सो आपको जो रूट लोकस प्रेजेंट है एब्सेंट है वो सिर्फ निगेटिव रियल एक्सिस पर ही देखना है, समझा? चलो, तो सबसे पहले क्या करने का? पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करने का। स्टार्ट कहां से करने का? एक्सट्रीम लेफ्ट रूट। एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे लेफ्ट वाला जो रूट है वो कुछ भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फिर उसके राइट साइड देखने का कि रियल एक्सिस पर कितने रूट्स है। अब ऊपर नीचे अगर होता तो उसको कंसिडर करते क्या? नहीं करते। मैंने क्या बोला? सिर्फ रियल एक्सिस पर ही। तो इसके राइट साइड देखने का रियल एक्सिस पर कितने रूट्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 ऑड नंबर आ गया, प्रेजेंट है। अगर इवन होता तो एब्सेंट, नॉट रूट लोकस, समझा? हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टेप नंबर 3 इज स्टार्टिंग पॉइंट। एवरी पोल इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पर कौन कौन है पोल? P1 P2 P3, 0 -2 -4। तो P1 is 0, P2 is, P1 is -2 and P3 is -4. These 3 points are starting point. हो गया step number 3. Then step number 4, end points. Every zero is end point ना। तो यहाँ पर कितने zeros है? 3, minus infinity plus infinity plus infinity. So Z1 is equals to minus infinity, Z2 is plus infinity and Z3 is plus infinity. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। समझा यहाँ तक? ऑनलाइन मेंबर फटाफट रिप्लाई दो। क्लियर? फोटो निकाल के लो इसका। ऑनलाइन मेंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कंप्लीट हुआ ऑनलाइन मेंबर? चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद स्टेप नंबर
5. Step number 5, asymptotes. एसिम्पटोट्स में आपको 3 स्टेप्स सॉल्व करना है. फर्स्ट वाला क्या है? नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स. ये एसिम्पटोट्स एग्जैक्टली क्या होता है, ये क्या करता है, ये हम लोग आगे देखेंगे. पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे कैलकुलेट करना है. पोल माइनस जीरोस, लेकिन इसके लिए आपको एक्चुअल पोल्स एंड एक्चुअल जीरोस लेना है. समझा? डमी नहीं है. सो एक्चुअल पोल्स कितना है? 3. एक्चुअल जीरोस 0. सो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स 3. समझा? फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या है? सेंट्रोइड. सेंट्रोइड मतलब ये तीनों एसिम्पटोट्स का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ओरिजिन. ये तीनों एसिम्पटोट्स जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो कहां से ओरिजिन मींस जनरेट होते हैं. ये सबका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? सेंट्रोइड. अब ये सिग्मा सी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस. रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइड बाय क्या आएगा? p माइनस जेड. चलो तो यहां पर देखो 3 पोल्स है आपके पास. फर्स्ट वाला तो 0 है, उसमें रियल भी नहीं है, इमेजिनरी भी नहीं है. सेकंड वाले में बताओ. -2 रियल है. इमेजिनरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर -2 प्लस J3 होता तो 3 क्या हो गया? इमेजिनरी. और ये कौन है? रियल. मुझे किसकी जरूरत है? रियल की. चलो तो यहां पर बताओ रियल पार्ट ऑफ पोल्स. फर्स्ट वाले का तो 0 है, सेकंड वाले का रियल पार्ट क्या है? -2 प्लस नेक्स्ट वाले का क्या है? -4 माइनस रियल पार्ट ऑफ ऑल जीरोज. ये पोल्स हो गया ना. यहाँ पर जीरोज जीरोज तो है ही नहीं मेरे पास. ये वाला जो है ये डमी है. मुझे एक्चुअल पोल्स एंड एक्चुअल जीरोज लेना है. डिवाइड बाय क्या आएगा? 3 माइनस 0 ना. सो बताओ कितना? -6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू -2. यस और नो? करेक्ट. सो सिग्मा सी मुझे मिल गया -2. ये तीनों एसिम्पटोट्स का ओरिजिन -2 पर एग्जिस्ट कर रहा है. फिर उसके बाद थर्ड क्या है? एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स ना. थर्ड इज एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स. चलो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? थीटा के ना. तो थीटा के इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री यस डिवाइड बाय p माइनस जेड. करेक्ट. अब सबसे पहले इस k का रेंज आपको डिसाइड करना है. k का रेंज कहां से स्टार्ट होता है? 0 से ना. 1 2 3 4 कहां तक खत्म होता है? ये p माइनस जेड माइनस 1 पर खत्म होता है ना. ये वहां पर लिखा है k का रेंज. लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है. चलो तो वहां पर लिख दो k का रेंज. उसी के नीचे लिखो थीटा k के फॉर्मूले के नीचे k is equals to 0 1 2 3 up to the p minus z minus 1. ओके. चलो तो सबसे पहले इस k का रेंज फिक्स करो. k का रेंज स्टार्ट हो रहा है 0 से, लेकिन एंड कहां पर हो रहा है? p माइनस जेड माइनस 1. तो बताओ यहां पर p माइनस जेड माइनस 1 कितना? p कितना है? 3. z कितना है? 0 माइनस 1. आंसर कितना आएगा? 2. सो k का रेंज कहां से स्टार्ट होगा? 0 से. 0 से एंड कहां पर होगा? 2 पर. समझा? मतलब k के मुझे कितने वैल्यूज पुट करने हैं? 3. कौन से 3? 0 1 2. समझा? तो यहां पर आ जाओ. व्हेन k इज इक्वल्स टू 0. बताओ k का वैल्यू जब 0 है तब यहां पर क्या आएगा? थीटा 0 आएगा. करेक्ट. सो थीटा 0 इज इक्वल्स टू कितना? 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 180 ना. डिवाइड बाय क्या आएगा? 3 माइनस 0. 3 माइनस 0. तो बताओ k का वैल्यू 0. 0 प्लस 1 1. 1 इंटू 180 180 डिवाइड बाय 3. तो थीटा 0 इज इक्वल्स टू कितना? 60. 180 को 3 से डिवाइड किया तो. चलो और एक चांस है आपके पास. इस बार बताओ k का वैल्यू कितना लेंगे? 1. तो बताओ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 ना प्लस 1 इंटू कितना? 180 डिवाइड बाय कितना आएगा? 3 माइनस 0. सो थीटा 1 इज इक्वल्स टू बताओ 180. 180 आएगा. देखो ना ये 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 180 बचेगा. एंड लास्ट व्हेन k इज इक्वल्स टू 2. तो बताओ थीटा 2 इज इक्वल्स टू कितना? 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 180 डिवाइड बाय 3 माइनस 0. कितना थीटा 2? 300. 300. गुड.
समझा यहाँ तक? चलो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 5। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। समझा ये कैसा है? 2 into 2 4, 4 plus 1 5, so 5 into 180 divided by 3। चलो समझाया तक सबको। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 6, यस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। Step number 6 is number of branches. ओके कितना है नंबर ऑफ ब्रांचेस? n। क्या लिखा वहां पर? इफ p greater than z then n is equals to p, if z greater than p then n is equals to z, if p is equals to z then n is equals to p is equals to z। मतलब नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस दोनों में से जिसके ज्यादा नंबर है उतने ब्रांचेस आपके पास होंगे। समझा? अगर दोनों का नंबर सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो मेरे पास कितने पोल्स हैं? 3। नंबर जीरोस कितना है? 0, एक भी नहीं है। सो नंबर ऑफ पोल्स 3, नंबर ऑफ जीरोस 0, देयरफॉर p ग्रेटर देन z है ना ये, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू कितना आएगा? p, सो n इज इक्वल्स टू 3। समझा? तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 6। देन स्टेप नंबर 7, देखो टोटल 9 स्टेप्स है, टोटल 9 स्टेप्स है। अब ये 9 स्टेप्स में से ये जो 6 स्टेप्स है ये कंपलसरी है। इस आपका क्वेश्चन कैसा भी आने दो, स्टेप नंबर 6 तक का कैलकुलेशन आपको हर प्रॉब्लम में करना ही है। समझा? अब इसके आगे के जो 3 स्टेप्स है, स्टेप नंबर 7, 8 एंड 9, ये डिपेंड करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। मींस कुछ प्रॉब्लम्स में ये स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ती है। समझा? सो स्टेप नंबर 6 तक का कैलकुलेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है वो। क्लियर? चलो तो क्वेश्चन देखो, स्टेप नंबर 7 देखो क्या है? एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर ना, एंगल ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ डिपार्चर। लेकिन ये कैलकुलेट कब करना है? अब वहां पर कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, देखो मैंने दोनों जगह नहीं बराबर है, बराबर है। सो एंगल ऑफ डिपार्चर कब करना है? कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए। एंड एंगल ऑफ डिपार्चर कब करना है? कॉम्प्लेक्स जीरोस के लिए। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट होता है। तो अच्छे से देखो, आपके पास जो ये 3 पोल्स है इसमें कहीं पर भी इमेजिनरी टर्म है क्या? नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स पोल्स नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स पोल्स नहीं है मतलब मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट नहीं करना है। देन नेक्स्ट जीरोस की बात करते हैं। अब जीरो तो मेरे पास है ही नहीं, समझा? तो यहाँ पर एंगल ऑफ अराइवल भी नहीं आएगा। अरे हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हुआ है देखो, दोनों जगह मैंने एंगल ऑफ डिपार्चर लिखा है। समझा? सो सेकंड वाला जो है ना, सो वहां पर एंगल ऑफ अराइवल कर दो। समझा? सो सेकंड के इधर एंगल ऑफ अराइवल कर दो। चलो तो यहाँ पर नो कॉम्प्लेक्स पोल्स, नो कॉम्प्लेक्स जीरोस, तो ये वाला स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर नो कॉम्प्लेक्स poles and zeros, therefore no need to solve this step। okay, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 6 एंड 7। अब इसके बाद है स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑनलाइन मेंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया यहां तक ऑनलाइन? स्क्रीनशॉट कंप्लीट हुआ?
Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट। स्टेप नंबर 7 के बाद स्टेप नंबर 8 है ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट। अब ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट के लिए आपको स्टेप नंबर 2 में जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर ये कितना है, 8 ना। ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट। अब चेक करने का कि दोनों में से कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करता है, कभी कभी दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करता है, और कभी कभी एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है। समझा। अब मैंने बोला कि इसके लिए आपको स्टेप नंबर 2 में जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में देखो, आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया था। ओरिजिन पर P1 है, -2 पर P2 है, -4 पर P3 है, ओके। देन माइनस इंफिनिटी पर Z1 है एंड प्लस इंफिनिटी पर Z2 एंड Z3 है। अब यहाँ पर रूट लोकस कहाँ पर था, बिटवीन Z1 एंड P3, ये दोनों के बीच में रूट लोकस प्रेजेंट था, एंड P1 एंड P2 के बीच में रूट लोकस प्रेजेंट था। यहाँ पर NRL था ना, नॉट रूट लोकस, यहाँ पर RL था, और यहाँ पर भी RL। ओके, तो ब्रेक अवे पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करता है, टू एडजेसेंट पोल्स। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू में जो पोल्स होते हैं उसको एडजेसेंट पोल्स कहते हैं। समझा। सो दो एडजेसेंट पोल्स के बीच में कौन एग्जिस्ट करता है, ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करता है। एंड एडजेसेंट जीरोस के बीच में कौन एग्जिस्ट करता है, ब्रेक इन पॉइंट एग्जिस्ट करता है ना, वहां पर लिखा है। अब दोनों में और एक कंडीशन क्या है, यस, बट देयर शुड बी रूट लोकस बिटवीन देम। करेक्ट। अब एडजेसेंट पोल्स है लेकिन दोनों के बीच में रूट लोकस ही नहीं है, तो वहां पर ब्रेक अवे पॉइंट नहीं हो सकता। सो एडजेसेंट पोल्स है और दोनों के बीच में प्लस रूट लोकस भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वहां पर ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे कि यहां पर मुझे बता, यहां पर 0 है, यहां पर पोल है, तो बताओ ये दोनों के बीच में कौन होगा, ब्रेक अवे होगा, ब्रेक इन होगा? होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि यहां पर एडजेसेंट जीरोस भी नहीं है, एडजेसेंट पोल्स भी नहीं है, एक पोल है एक जीरो है। समझा। तो ये दोनों के बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो फिर यहां पर आ जाओ, P2 एंड P3 एडजेसेंट पोल्स है, तो कौन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि रूट लोकस नहीं है। अब एडजेसेंट पोल्स है लेकिन दोनों के बीच में रूट लोकस ही नहीं है। चलो फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर कौन एग्जिस्ट करेगा, ब्रेक अवे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहां पर देखो एडजेसेंट पोल्स भी है प्लस दोनों के बीच में रूट लोकस भी प्रेजेंट है। तो यहां पर वन ब्रेक अवे पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, कहां पर, P1 एंड P2। समझा। सो ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, कितना, एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रेक इन तो है ही नहीं मेरे पास, ये भी अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टेप नंबर 8 सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। समझा। तो प्रीवियस स्टेप के जैसा यहां पर लिखना पड़ता, नो नीड टू सॉल्व दिस स्टेप करके। समझा। चलो अब ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन के लिए देखो, सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0। चलो अब बताओ, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस आपको दिया है क्वेश्चन में, करेक्ट। सो 1 प्लस के डिवाइड बाय एस प्लस 2 एस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एच ऑफ एस का वैल्यू 1, वो जी ऑफ एच ऑफ एस ही दिया आपको। समझो। अब आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एस प्लस 2 एस प्लस 4 प्लस के, और ये डिनोमिनेटर कहां पर जाएगा, राइट साइड, इंटू 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। चलो फिर आगे बताओ, एस, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2s प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट एस क्यूब प्लस 4s प्लस 2s कितना होता है, 6s। सो 6s इंटू एस, 6s स्क्वायर ना, 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस के इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो, यस, k इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। मतलब क्या करना है, इस इक्वेशन में जो k दिख रहा है ना उसको लेफ्ट साइड ही रखना है, बाकी सबको राइट साइड लेके जाना है। तो k को लेफ्ट साइड ही रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो सबका साइन चेंज होगा। करेक्ट। तो सबका जो माइनस साइन है वो मैं कॉमन ले रहा हूं, सो माइनस इन ब्रैकेट एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s, ऐसा आएगा, है ना। सब निगेटिव बन गया ना, लेकिन सबका माइनस मैंने कॉमन लिया। चलो तो ये मिल गया आपको k इन टर्म्स ऑफ s, k का इक्वेशन मिल गया आपको। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s। चलो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s करेंगे, तो बताओ यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या आएगा, डी के अपॉन डी एस आएगा ना, एंड राइट साइड बताओ माइनस इन ब्रैकेट एस क्यूब का डेरिवेटिव कितना, 3s स्क्वायर, 6s स्क्वायर का क्या 12s, एंड 8s का क्या 8।
सबको पता है डेरिवेटिव? गुड। चलो अब इसके बाद क्या करना है? एज्यूम dk अपॉन ds इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही दिया ना? एज्यूम dk अपॉन ds इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ, माइनस इन ब्रैकेट 3s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो ये माइनस साइन राइट साइड गया, 0 बन गया। अब क्या आ गया? 3s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर है आपके पास। तो कैसे यूज करना है? इक्वेशन में जाना है, मोड बटन प्रेस करना है, इक्वेशन। इस बार सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर के लिए नंबर कितना है? 3 ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3 12 8, 3 12 8 कितना आ रहा है रूट्स? एस आ गया माइनस 0.84 एंड माइनस 3.15। समझा आता? देख, मोड बटन प्रेस कर, इक्वेशन में जा। अब इस बार थर्ड नंबर का बटन प्रेस कर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसमें एक रो मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें पहला कोएफिशिएंट लिख, 3 इक्वल 12 इक्वल 8 इक्वल करेक्ट, माइनस 0.84। अगेन इक्वल बटन प्रेस करो, माइनस 3.15। लेकिन यहाँ पर तो दो आंसर्स मिल गया, मुझे दो की जरूरत नहीं है, मुझे तो एक की जरूरत है ना? एक ही तो ब्रेकअवे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो डायग्राम से आपको डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। अपना जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो कौन से दो पोल्स के बीच में? P1 एंड P2। P1 का वैल्यू 0 है, P2 का वैल्यू -2। सो 0 एंड -2 के बीच में कौन आता है? 0.84 आता है। ये नहीं आएगा ना, -3.15। सो ये बन गया अपना वैलिड, ओके, और ये बन गया अपना इनवैलिड। समझा? सो यहाँ पर वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट आ गया -0.84। चलो ऑनलाइन मेंबर, समझा सबको? यह फोटो निकाल दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप नंबर 8 अपना कंप्लीट हो गया। 9, intersection with j omega is imaginary x. So step number 9 is intersection with j omega axis. अब इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखो, स्टेप नंबर 7 में हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि उसको सॉल्व करना है या नहीं करना है। स्टेप नंबर 8 में भी हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया सॉल्व करना है या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर ये स्टेप नंबर 9 थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलता है कि आगे सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो थोड़ा सा मतलब कितना, देखो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है आपको, ये 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस अभी हमने किया था, इज इक्वल्स टू 0। सो 1 प्लस के डिवाइड बाय एस, एस प्लस 2, एस प्लस 4 ना, इज इक्वल्स टू 0। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, एस, एस प्लस 2, एस प्लस 4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था? एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर ना, प्लस 8s प्लस के इज इक्वल्स टू 0। चलेगा ना? डायरेक्ट लिखा तो करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद आपको रूथ अरे का टेबल बनाना है। इसके बाद आपको रूथ अरे करके एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एक मेथड बताया। तो कैसे करना है? देखो, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिख रहा है? 3। तो एस क्यूब पहले लिखा मैंने, फिर उसके बाद क्या आएगा? एस स्क्वायर, फिर आएगा एस रेस टू 1 एंड लास्ट आएगा एस रेस टू 0। अब एस क्यूब, क्यूब मतलब ऑड हो गया, तो यहाँ पर जितने भी ऑड टर्म्स है उनका कोएफिशिएंट उसके सामने लिखना है। अब ये इवन ऑड किसके ऊपर डिपेंड करता है? एस के पावर के ऊपर डिपेंड करता है, एस के कोएफिशिएंट पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बताओ, एस का पावर कितना है? 3, ऑड हो गया ये। एस का पावर 2, इवन हो गया। एस का पावर 1, ऑड हो गया, करेक्ट। यहाँ पर के मतलब एस का पावर कितना? 0, एनीथिंग रेस टू 0 1 ना। सो जहां पर भी कांस्टेंट दिखता है वो किसका कोएफिशिएंट होता है? एस रेस टू 0 का। समझा? तो बताओ, एस क्यूब के रो में कौन कौन आएगा? इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 ना, कुछ नहीं मतलब 1। फिर 8 आएगा यहाँ पर,
यहाँ पर आपको सिर्फ ऑड के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, और यहाँ पर एस स्क्वायर के रो में क्या लिखना है, इवन के कोएफिशिएंट्स लिखना है, इवन। सो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 और फिर उसके बाद एस रेज़ टू 0 का कोएफिशिएंट के। समझा था? अब इसके बाद क्या करना है देखो, 6 इंटू 8 कितना, 48 ना, 6 इंटू 8 48 माइनस k इंटू 1 k डिवाइड बाय लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। याद रखो, लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो बताओ फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट कौन है, 6। ये अभी तक किधर कंप्लीट किधर हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना अब तक। सो लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ये है ना 6, सो यहां पर लिखना है। समझा? चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद ये वाला टर्म क्या आएगा, 0। 6 इंटू यहां पर कितना है 0, कुछ नहीं है ना 0। तो 6 इंटू 0, 0 इंटू 1 सब 0 हो गया, तो ये वैल्यू भी क्या आएगा 0। चलो फिर आगे बताओ, यहां पर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन ना, नहीं ऐसे ही इमेजिन करो, इसको मैंने ऐसा कुछ तो x कंसीडर किया, x कंसीडर किया, तो कैसे करेंगे, x इंटू के ना, x इंटू के माइनस यहां पर नहीं है कुछ, मतलब कितना 0, 0 इंटू 6 0 डिवाइड बाय क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब बताओ फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट कौन है, x। ये हो गया ना कंप्लीट, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा x, तो x x कैंसिल, तो क्या बचेगा k। तो यहां पर कितना आ गया k। आपको एक लॉजिक बताता हूं, ये जो रूट तरह का टेबल होता है ना, इसमें ये जो लास्ट एलिमेंट है ये हमेशा कौन आता है, इक्वेशन का लास्ट वैल्यू। इस इक्वेशन में बताओ लास्ट कौन है k। सो यही आंसर, यही वैल्यू आपको यहां पर मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मतलब आप सही जा रहे हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो मिस्टेक किया है। समझा? चलो नेक्स्ट। तो टेबल तो कंप्लीट हो गया, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, यहां पर आपको मार्जिनल स्टेबल के मार्जिनल वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये मार्जिनल स्टेबल क्या होता है, यस जैसे कि ये पोल जीरो डायग्राम है, अगर आपका पोल लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट, तो आपका सिस्टम कैसा है, स्टेबल है, स्टेबल। आपके पास जितने भी पोल्स है उसमें से एक भी पोल राइट हाफ में गया तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। समझा? और अगर आपका पोल लेफ्ट हाफ में भी नहीं है, राइट हाफ में भी नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस पर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनली स्टेबल, क्रिटिकली स्टेबल, कंडीशनली स्टेबल, ऐसे अलग अलग वर्ड्स है इसके लिए। समझा? सो लेफ्ट हाफ स्टेबल, राइट हाफ अनस्टेबल, और इमेजिनरी एक्सिस मार्जिनली स्टेबल। ओके, सो यहां पर मुझे क्या करना है, देखो स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या है, ये जो रूट अरे का टेबल होता है उसमें फर्स्ट कॉलम में सभी वैल्यू जो है वो मोर देन 0 होना चाहिए। मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तब आपका सिस्टम कैसा है, स्टेबल। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव है तो अनस्टेबल, एंड इक्वल्स टू 0 है तो मार्जिनली स्टेबल। समझा? मोर देन 0 स्टेबल, लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 मार्जिनली स्टेबल। मुझे यहां पर किसकी जरूरत है, मार्जिनली स्टेबल की। तो मुझे बताओ फर्स्ट कॉलम में ये 1 कभी 0 हो सकता है क्या, ये तो कांस्टेंट है ना, फिक्स्ड है ना ये 1। 6 कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं, वो भी फिक्स्ड है। ये वैल्यू 0 हो सकता है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है, k के ऊपर, k के ऊपर डिपेंड है। तो k का हम लोग ऐसा वैल्यू सेट करेंगे जिससे ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और उसी k को हम लोग क्या कहेंगे, k मार्जिनल कहेंगे। समझा? तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, 48 माइनस k डिवाइड बाय कितना है 6 इज इक्वल्स टू 0 ना। अब जैसे ही इक्वल्स टू 0 लेता हूं ये k क्या बन जाएगा, k मार्जिनल बन जाएगा। समझा? जैसे ही मैंने इक्वल्स टू 0 लिया तो ये क्या, k क्या बन गया, मार्जिनल स्टेबल। चलो फिर इस 6 को राइट साइड शिफ्ट करो, कितना 0 ना, ये 6 इंटू 0 0, सो 48 माइनस k मार्जिनल बराबर, तो k मार्जिनल इज इक्वल्स टू कितना फिर 48। तो k का वैल्यू जब मैं 48 लेता हूं तब मेरा सिस्टम कैसा है, स्टेबल भी नहीं है, अनस्टेबल भी नहीं है, वो मार्जिनली स्टेबल है। समझा? अगर मैं k का वैल्यू लेस देन 48 लेता हूं, लेस देन 48, जैसे कि 40 लेता हूं, ओके, k का वैल्यू मैं लेस देन 48 लेता हूं, दैट इज 40 लेता हूं 40, तो बताओ 48 माइनस 40 8 आएगा, 8 डिवाइड बाय 6, जो भी आंसर है कैसा आ गया, पॉजिटिव आया ना, मतलब सिस्टम स्टेबल। अगर k का वैल्यू मैं मोर देन 48 लेता हूं, मोर देन 48, जैसे कि 50 लेता हूं, तो 48 माइनस 50 माइनस 2, करेक्ट, सो आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब अनस्टेबल हो गया। सो ये k के ऊपर डिपेंड करता है मेरा सिस्टम स्टेबल कब रहेगा, अनस्टेबल कब रहेगा, मार्जिनल स्टेबल कब रहेगा। समझ में आ रहा है? सो k का वैल्यू अगर लेस देन 48 है तो स्टेबल, मोर देन 48 है तो
अनस्टेबल एंड इक्वल्स टू 48 इज द मार्जिनल स्टेबल। समझ में आ रहा है? करेक्ट। चलो नेक्स्ट। अब बताओ के मार्जिनल का मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया ना, तो उसमें क्या लिखा है स्टेप्स में, साइड में बॉक्स में लिखा है देखो, इफ के मार्जिनल इज नेगेटिव और जीरो देन देयर विल बी नो इंटरसेक्शन पॉइंट विद जे ओमेगा एक्सिस। निगेटिव है या फिर जीरो है, तो चेक करो ये निगेटिव है नहीं है, जीरो है नहीं है, मतलब मुझे ये स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। समझा? मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट विद जे ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट नहीं, आगे सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग कहां तक आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, रूट अरे हो गया, के मार्जिनल भी हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना। के मार्जिनल, के का वैल्यू आप लोग कितना ले रहे हो 48, तो चलो 48 यहां पर लिखो, 48 माइनस 48 जीरो, ये टर्म जीरो हो गया। उसके आगे का वैल्यू भी कितना है, जीरो है, कंप्लीट रो जीरो हो गया ना, तो उसके ऊपर का रो लो, इसके ऊपर का रो लो और बताओ 6 किसका कोएफिशिएंट है, एस स्क्वायर का, के किसका कोएफिशिएंट है, एस रेस टू जीरो का। तो चलो तो ये दो टर्म्स लो, क्या आएंगे 6 एस स्क्वायर प्लस के ना, और के का वैल्यू क्या पुट करना है, मार्जिनल इज इक्वल्स टू जीरो। सो 6 एस स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट। तो बताओ इसके रूट्स क्या आएंगे, एस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट्स क्या पुट करोगे, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, एस स्क्वायर के बाद एस आता है ना, लेकिन वो यहां पर नहीं है, तो क्या जीरो, एंड देन नेक्स्ट 48। आई लास्ट में देखो आई लिखा है, हाँ मतलब ये इमेजिनरी आ गया। सो प्लस जे 2.82 ना, एंड सेकेंड वाला क्या आ गया, माइनस जे 2.82। समझा ये? तो मेरा जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 2.82 और एक माइनस 2.82, तो ये दो जगह पर मेरा रूट लोकस एक इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 9। देखो मैंने अभी तक रूट लोकस आपको एक्सप्लेन किया ही नहीं है, मैंने आपको बस ये बताया कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करना है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अब रूट लोकस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑनलाइन मेंबर समझा सबको? यस सर। हो गया कंप्लीट ये? चलो अब रूट लोकस कैसे ड्रॉ करना है या आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं एक एक करके वैल्यू आपको पूछूंगा, वो आप लोग मुझे बताओ। स्टेप 1 से सभी इमेजेस सामने रखो आपके, एक एक करके मैं आपको पूछूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करना है, फिर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करना है। ओके, ये कौन सा एक्सिस हुआ, रियल एक्सिस, और ये वाला इमेजिनरी एक्सिस। नेक्स्ट फिर यहां पर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -infinity। ओके, फिर यहां पर प्लस J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस J4। ओके, देन नेक्स्ट माइनस J1 माइनस J2 माइनस J3 माइनस J4। फिर यहाँ पर +1 एंड डायरेक्ट इन्फिनिटी लिया। ठीक है, 1 के बाद 2 नहीं लिया मैंने, डायरेक्ट इन्फिनिटी लिया। क्लियर? ये सब आपको ग्राफ पेपर पर करना है, ग्राफ पेपर पर, नेक्स्ट लेक्चर से ग्राफ पेपर अपने पास रखो। चलो नेक्स्ट। सो उसमें ग्राफ पेपर में देखो इजी रहता है, मीन्स वो 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक रहते हैं ना, तो डायरेक्ट 0 से 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर -2 -3 1 सेंटीमीटर पर आपको लिखते जाना है ये सब। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक्सिस कंप्लीट हो गया, रियल एंड इमेजिनरी। अब स्टेप नंबर 1 में क्या है, पोल्स एंड जीरोस। यहाँ पर है देखो पोल्स एंड जीरोस, नहीं आपने जो सॉल्व किया है वो देखो, ये तो स्टेप्स है। यहाँ पर है देखो स्टेप नंबर 1 मैंने सॉल्व करके रखा है। चलो तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पोल्स एंड जीरोस कैलकुलेट किया ना। पोल्स एंड जीरोस कहाँ पर है, पोल्स एंड जीरोस, यस 0 पर एक पोल है P1 एंड -2 पर एक पोल है P2
-4 पर एक पोल है P3, फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी पर एक 0 है Z1, प्लस इन्फिनिटी पर 2 जीरोज है Z2 एंड Z3, ओके, Z2 एंड Z3। नेक्स्ट हो गया यहां तक। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, रूट लोकस ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। तो कहां पर है रूट लोकस? बिटवीन P3 एंड Z1 रूट लोकस प्रेजेंट है, तो इतना पोर्शन आपको डार्क करना है। P1 एंड P2 ये दोनों के बीच में रूट लोकस प्रेजेंट है, तो इतना पोर्शन आपको डार्क करना है, समझा? यहां पर राइट साइड देखने की जरूरत ही नहीं है। द नेक्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट। एवरी पोल इज स्टार्टिंग पॉइंट, P1 P2 P3 ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट है, Z1 Z2 Z3 एंडिंग पॉइंट है। चलो फिर उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना है? 3 ना? नहीं, एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स नेक्स्ट स्टेप में है एसिम्पटोट्स। सो एसिम्पटोट्स में सबसे पहले नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स देखो कितना है, 3, करेक्ट, 3। तो ये तीनों का ओरिजिन कौन है, दैट इज सेंट्रोइड कौन है? कितना आया सेंट्रोइड? -2। तो यहां पर है देखो, सिग्मा C इज इक्वल्स टू -2, सेंट्रोइड है ना ये, समझा? सिग्मा C -2। फिर उसके बाद एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। अब क्या करना है देखो, आपको प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर आपको कहां पर रखना है? सेंट्रोइड पर रखना है। सेंट्रोइड आपको कहां पर मिला है? -2। तो यहां पर आपको प्रोटेक्टर रखना है और कितना डिग्री एंगल लेना है? 60 डिग्री। पहला वाला एंगल है 60 डिग्री। तो यहां पर P2 से आपको एक 60 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। ये डॉटेड लाइन रहेगा, समझा? तो ये वाला लाइन मिल गया आपको, θ0 वाला ना, θ0 कितना? 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद कौन सा लाइन है? 180। ये ऐसा आएगा ना 180। तो ये मिल गया मुझे θ1 180, ओके। और फिर उसके बाद 300 मतलब 60 का उल्टा ना, तो प्रोटेक्टर जो है वो आपको उल्टा रखना है और 60 डिग्री एंगल लेना है। समझा? तो ये मिल गया मुझे θ2 300 डिग्री। समझ में आ रहा है सबका? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो एसिम्पटोट्स भी हो गया, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, ओरिजिन भी हो गया। अब इसके बाद बताओ नंबर ऑफ ब्रांचेस, 3 है ना, 3 ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस है और ये सबका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? पोल्स। एवरी पोल इज स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे पास कितने पोल्स है? 3 है ना, तो एक ब्रांच फर्स्ट पोल से स्टार्ट होगा, एक ब्रांच सेकंड पोल से स्टार्ट होगा एंड एक ब्रांच थर्ड पोल से स्टार्ट होगा। 3 ब्रांचेस है, 3 स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर तो है ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट ब्रेक अवे पॉइंट कितना? -0.84 ना। चलो तो बताओ -0.84 कहां पर आएगा? 0 और -1 यहां पर आएगा ना, दोनों के बीच में, यहां पर ऐसा, समझा? -1 के पहले आएगा, तो ये मिल गया मुझे ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट -0.84, समझा? एंड देन नेक्स्ट है इंटरसेक्शन विथ j ओमेगा एक्सिस, j 2.82 ना, 2.82। तो ये जो अपना इमेजिनरी एक्सिस है इसमें देखो J2 और J3 दोनों के यहां पर आएगा ना, ये कितना आएगा? J 2.82। और दूसरा वाला कहां पर आएगा? ये है ना, -J 2.82, समझा? चलो अब स्टार्ट करते हैं रूट लोकस। मैंने बोला आपको 3 ब्रांचेस ड्रॉ करने हैं, एक का स्टार्टिंग पॉइंट P1 है, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है। चलो तो P1 से एक ब्रांच स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये जो P1 P2 P3 होते हैं ना, ये सब कौन है? स्टार्टिंग पॉइंट है। सो इमेजिन करो आप पिकनिक को जा रहे हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? घर से होता है, घर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सो आपका डायरेक्शन कैसा रहता है? टूवर्ड्स होम रहता है या अवे फ्रॉम होम रहता है? अवे फ्रॉम होम रहता है ना। तो सेम वैसे यहाँ पर P1 से जो ब्रांच स्टार्ट होगा उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? अवे फ्रॉम P1। P2 से जो ब्रांच स्टार्ट होगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम P2। ऐसा जाएगा ना। अब ऐसा ही क्यों गया? क्योंकि P2 के लेफ्ट साइड रूट लोकस नहीं है, P2 के कहां पर है? राइट साइड है ना, तो इसलिए P2 का रूट लोकस कहां पर गया? राइट साइड। P1 का रूट लोकस कहां पर गया? लेफ्ट साइड, क्योंकि P1 के लेफ्ट साइड रूट लोकस है, P1 के राइट साइड है क्या रूट लोकस? नहीं है। सो P1 से एक ब्रांच स्टार्ट हुआ, P2 से एक ब्रांच स्टार्ट होगा, दोनों ब्रांचेस यहां पर आके दोनों का टक्कर होगा,
दोनों का टक्कर हो गया मतलब दोनों ब्रेक हो जाएंगे और अवे जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट। समझा? सो दोनों ब्रांचेस यहाँ पर आ गए, टक्कर हो गया दोनों का, दोनों ब्रेक हो गए और अवे गए। अवे गए मतलब एक ऊपर गया एक नीचे गया। अब कौन सा वाला ऊपर गया कौन सा वाला नीचे गया उसमें आपको पढ़ना नहीं है। समझा? कोई भी जाने दो, कोई भी ब्रांच ऊपर जाने दो, कोई भी ब्रांच नीचे जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, सो एक ब्रांच ऊपर गया और एक ब्रांच नीचे गया। अब ऊपर जो ब्रांच जा रहा है उसको आगे जाके देखो कौन दिख रहा है, ये एसिम्पटोट दिख रहा है ना, ये जो डॉटेड लाइन है ना 60 डिग्री, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एसिम्पटोट कहते हैं। अब ये एसिम्पटोट क्या होता है, कौन होता है ये एसिम्पटोट जो है वो गाइड करता है। ये जो लोकस होता है ना उसको हमेशा डायरेक्शन दिखाता है कि तू कौन से डायरेक्शन में जा करके, मतलब रास्ता दिखाता है उसको। तो देखो यहाँ पर एक ब्रांच ऊपर गया ना, अब जो ब्रांच ऊपर जा रहा है उसको ये एसिम्पटोट क्या बोल रहा है कि तू राइट साइड जा, राइट साइड जा ऐसे। समझा? तो ये जो रूट लोकस होता है ये एसिम्पटोट को कभी भी क्रॉस नहीं करता है, इतनी ये बात याद रखो हमेशा। समझा? सो जो ब्रांच ऊपर गया उसको इसने क्या किया, डायरेक्शन दिखा है और उसको बोला कि तू राइट साइड जा। अब जब ये राइट साइड जाएगा इसे तो आगे जाके उसको कौन मिलेगा, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करके उसको जाना पड़ेगा ना। तो बताओ ना यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, है जे 2.82। तो अपना जो रूट लोकस है वो कहां से पास करेगा, 2.82 से पास करेगा। समझा? एक ब्रांच नीचे गया ना, एक ब्रांच नीचे गया उसको जाके आगे कौन मिला, या एसिम्पटोट्स मिला। तो एसिम्पटोट क्या बोला उसको कि तू राइट साइड जा करके, अब राइट साइड जाएगा तो इमेजिनरी एक्सिस आएगा और उसको वो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, -j2.82 पर इंटरसेक्ट करेगा। समझा? नेक्स्ट, अब मेरे पास और एक ब्रांच है ना, दो ब्रांच का तो मैंने आपको बताया, एक ब्रांच P1 से स्टार्ट हुआ, एक ब्रांच P2 से, दोनों यहां पर आके ब्रेक हो गए, अवे गए। एक ब्रांच ऊपर गया एक ब्रांच नीचे गया, जो ब्रांच ऊपर गया उसको एसिम्पटोट ने बोला कि तू राइट साइड जा, राइट साइड जाएगा तो उसको इमेजिनरी एक्सिस मिलेगा, इमेजिनरी एक्सिस को वो 2.82 पर इंटरसेक्ट होना। फिर सेम वैसे ही यहां पर, लेकिन मेरे पास और एक ब्रांच है, तीन ब्रांचेस है ना टोटल। सो तीसरा वाला ब्रांच कहां से स्टार्ट होगा, P3 से। ओके, सो P3 से स्टार्ट हो रहा है तो वो कहां पर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा राइट साइड जाएगा। P3 से जो ब्रांच स्टार्ट होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड। क्यों, क्योंकि राइट साइड रूट लोकस नहीं है ना, रूट लोकस कहां पर है, लेफ्ट साइड है ना ये। सो P3 से जो ब्रांच स्टार्ट हो रहा है वो लेफ्ट साइड जाएगा ऐसा। ओके, अब P3 से जो ब्रांच जा रहा है वो यहां पर कहीं पर ब्रेक होगा क्या, क्योंकि यहां पर ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ब्रेक अवे पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करता है, एडजेसेंट पोल्स के बीच में। तो यहां पर एडजेसेंट पोल्स भी नहीं है, एडजेसेंट जीरोस भी नहीं है, तो ये ब्रांच जो है वो जाएगा और कहां पर खत्म करेगा, Z1 पर। एवरी जीरो इज एंड पॉइंट, एवरी पोल इज स्टार्टिंग पॉइंट। सो एक ब्रांच P1 से स्टार्ट हुआ, एक ब्रांच P2 से स्टार्ट हुआ, एक ब्रांच P3 से स्टार्ट हुआ। अब P3 से जो ब्रांच स्टार्ट हुआ वो आगे कहां पर एंड होगा, Z1 पर। P1 और P2 से जो ब्रांचेस स्टार्ट हुआ है वो यहां पर ब्रेक हो गए, आगे जाके इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट हुआ है और वो आगे जाके कहां पर एंड होने वाले हैं, ये Z2 Z3 है ना, और वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर। सो वो आगे जाके कहां पर एंड होने वाला है, इन्फिनिटी पर एंड होने वाला है। समझा? राइट साइड उनका वेट कौन कर रहा है, Z2 और Z3, वहां पर जाके वो एंड होंगे। समझ में आ रहा है? अब असली मजा क्या है, देखो ये रूट लोकस एग्जैक्टली है क्या। आप लोगों ने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो किसका सॉल्व किया है, OLTF का। ये OLTF क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और एक होता है CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सबको पता है, फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या, G ऑफ S ना, एंड रिवर्स पाथ का गेन H ऑफ S। तो बताओ ये कौन सा ट्रांसफर फंक्शन हुआ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और इसका क्या है फॉर्मूला, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू G ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप मतलब ये वाला जो ब्रांच है ना ये यहां से निकाल देंगे। अब ये ब्रांच अगर यहां से निकाल देंगे तो ये समिंग पॉइंट की जरूरत है क्या, नहीं है, समिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो आपका डायग्राम ऐसा ही आएगा। ये क्या आएगा, G ऑफ S, ये आएगा H ऑफ S, एंड ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर दोनों मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, दोनों का कैस्केड कनेक्टेड है, सो ये आएगा G ऑफ S H ऑफ S। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, रूट लोकस के प्रॉब्लम में, बॉडी प्लॉट के प्रॉब्लम में, पोलर प्लॉट के प्रॉब्लम में, नाइक्विस्ट प्लॉट के प्रॉब्लम में, सभी प्रॉब्लम्स में आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है। ओके,
मतलब क्या दिया रहता है, g ऑफ एस h ऑफ एस, हर प्रॉब्लम में, बॉडी प्लॉट, रूट लोकस, कोई भी हो, ओके। लेकिन यहां पर आप लोग ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हो ओपन लूप का, लेकिन आप लोग जो एनालिसिस करते हो वो किसका करते हो, क्लोज लूप का करते हो, समझा। अब असली बात क्या है, देखो यहां पर ये जो k दिख रहा है ना, k का वैल्यू जैसे जैसे आप लोग चेंज करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, जीरो से, जीरो से नहीं, 1 से स्टार्ट करोगे। k का वैल्यू जब 1 है, ध्यान से सुनो, k का वैल्यू जब 1 है, 1, तब p1 का लोकेशन क्या रहेगा, 0, p2 का क्या रहेगा, -2, p3 का क्या रहेगा, -4। जब k का वैल्यू आप लोग 1 लोगे, 1, तब क्या होगा, ये p1 जो 0 पर है वो कहां पर जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाएगा, p2 राइट साइड जाएगा, p3 लेफ्ट साइड जाएगा। k का वैल्यू जब आप लोग 2 लोगे, तब p1 और थोड़ा लेफ्ट साइड जाएगा, p2 और थोड़ा राइट साइड आएगा, p3 और थोड़ा लेफ्ट साइड जाएगा, समझा। जैसे जैसे आप लोग k के वैल्यूज इंक्रीज करोगे, ये सब शिफ्ट होते जाएंगे, p1 लेफ्ट साइड, p2 राइट साइड, p3 लेफ्ट साइड, समझा। अब मुझे बताओ, ये ब्रेक अवे पॉइंट वाला कैलकुलेशन बताओ ना, ब्रेक अवे पॉइंट वाला कैलकुलेशन, उसमें k इज इक्वल्स टू, इक्वेशन आपने क्या लिया था, k इज इक्वल्स टू, इक्वेशन देखो ऐसा मिला था, s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस k ना, इज इक्वल्स टू 0, फिर k इज इक्वल्स टू, ये सबको अपने राइट साइड शिफ्ट किया था, s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s, करेक्ट। फिर s के आपको आगे जाके दो वैल्यूज मिला था, दोनों में से एक वैलिड था, एक इनवैलिड था, वैलिड वाला क्या था, s इज इक्वल्स टू -0.84, करेक्ट। सो प्लीज ध्यान से देखो, ये s का वैल्यू -0.84 यहां पर लिखो, उससे आपको एक k का वैल्यू मिलेगा, करेक्ट। सपोज कुछ तो मिल गया, 10 मिल गया, 10, ये वैल्यू आपने सॉल्व किया, s का वैल्यू पुट किया, k का आंसर मिल गया 10। तो मैंने k के वैल्यूज कहां से स्टार्ट किया है, 1 से, 1 2 3 4 5। जब k का वैल्यू मैं 10 लूंगा, 10, तब क्या होगा, p1 और p2 दोनों के दोनों जो है वो ओवरलैप होंगे, मतलब p1 भी यहां पर मिलेगा, p2 भी यहां पर मिलेगा, समझा। अब जैसे ही मैं k का वैल्यू और इंक्रीज कर रहा हूं, 11, अब क्या होगा, p1 जो है वो ऊपर जाएगा, p2 जो है वो नीचे जाएगा। k का वैल्यू मैंने और इंक्रीज किया, 12 13 14 15 16 17, तो ये p1 ऐसा ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जाएगा, p2 नीचे नीचे शिफ्ट होते जाएगा, p3 तो अपना आराम से अपने एक लाइन में जाएगा, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं है। अब मैं k का वैल्यू क्या कर रहा हूं, ऐसे इंक्रीज कर रहा हूं ना, 2 3 4 सॉरी 12 13 14 15 20 25 23 देन 30 35 38 39 40, करेक्ट, 41 42 43 45 46 47 48। जब मैं 48 पर आऊंगा, तब ये जो पोल है ना वो यहां पर आएगा, समझा, और ये वाला जो है पोल वो यहां पर आएगा, क्योंकि k मार्जिनल अपना कितना है, 48। सो जैसे ही मैंने 48 लिया, आपका सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल बन जाएगा, मतलब वो स्टेबल भी नहीं है, अनस्टेबल भी नहीं है। अब जैसे ही मैं k का वैल्यू 49 लूंगा, तब ये जो पोल है ना वो कहां पर एंट्री करेगा, राइट साइड में, अनस्टेबल रीजन में। ये वाला पोल कहां पर जाएगा, अनस्टेबल रीजन में, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो k दिख रहा है आपको, k, ये जैसे जैसे आप लोग चेंज करोगे, वैसे वैसे आपके रूट्स के ऊपर इफेक्ट होगा। ये जो पोल्स है ना, ये जो रूट्स है, इनके ऊपर इफेक्ट होगा, उनका पोजीशन चेंज होगा, समझा, जैसे जैसे आप लोग k का वैल्यू चेंज करोगे, करेक्ट। अब बताओ, ये सब जो मैंने ड्रॉ किया, ये सब उसके लोकेशन है ना, ये उसका क्या है, पाथ है ना, मतलब ये p1 कौन से पाथ से मूव करेगा, करेक्ट, ये p2 कौन से पाथ से मूव करेगा, p3 का ये पाथ है ना, और ये p1 p2 p3 कौन है, रूट्स है, और पाथ को हम लोग लोकस भी बोलते हैं, तो हो गया ना ये रूट लोकस, समझा। तो ये जो आप लोग k आप लोग यहां पर ले रहे हो, ये k आप लोग जैसे जैसे चेंज करते जाओगे, ये रूट्स जो है उनका लोकेशन चेंज होगा, क्लियर। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, यहां पर मैंने k का वैल्यू 2 लिया, 2, तो बताओ p1 p2 p3 क्या रहेगा, यही रहेगा। k का वैल्यू मैंने चेंज किया, 2 लिया, सपोज 2, तो p1 p2 p3 के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, z1 z2 z3 के ऊपर नहीं। अगर मैंने k का वैल्यू 5 लिया, तो p1 p2 p3 के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो अभी मैंने फिर क्या एक्सप्लेन किया, अभी मैंने क्या बोला कि k का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे, पोल्स का लोकेशन चेंज होगा, लेकिन यहां पर तो नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, आप लोग यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हो ओपन लूप का, लेकिन एनालिसिस कर रहे हो क्लोज लूप का। तो जो पोल्स चेंज होने वाले हैं वो किसके चेंज होने वाले हैं, क्लोज लूप के चेंज होने वाले हैं। आप लोग यहीं पर बोलोगे अरे k का वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, पोल्स का और जीरोस का लोकेशन किधर चेंज हो रहा है, यहां पर चेंज होगा ही नहीं, वो चेंज किस में होने वाला है, क्लोज लूप में, समझ में आ रहा है। तो
यहाँ पर एक्चुअली अपना काम क्या रहता है, ये रूट लोकस बॉडी प्लॉट ये सब जो है, ये टेक्निक जो है, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम का डायरेक्ट एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ओपन लूप वाला वर्जन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करके फिर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि क्लोज लूप में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है? करेक्ट? मतलब क्लोज लूप जो है वो फ्यूचर है, ओपन लूप जो है वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके ऊपर हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्लोज लूप में क्या होने वाला है। समझा? उसके रूट्स कैसे चेंज होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया उसका रूट का लोकस, रूट लोकस। कंप्लीट कर दो, इसका फोटो निकाल दो। एग्जामिनर सबसे पहले ये ग्राफ चेक करता है। ग्राफ अगर आपका अट्रैक्टिव है, एक्सेलेंट है, तो उसको पता चल रहा है कि इसने जो भी कैलकुलेशन किया वो पढ़ाई करके ही किया है। ग्राफ के क्वालिटी से आपको उसको पता चलता है। So k into s plus 2 divided by s square plus 8s plus 15. ओके, ये अपना क्वेश्चन है। झालं का? चलो, तो स्टेप नंबर 1 2, सॉरी स्टेप नंबर 1, पोल्स एंड जीरोज ना। पोल्स एंड जीरोज। सो पोल्स जो है वो डिनोमिनेटर में होता है s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर बताओ s इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स बताओ। नहीं, ये s इज इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ पर। करेक्ट? ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके रूट्स कैलकुलेटर में निकलेंगे। 1 8 15 -3 -5। ओके, मिल गया ना दो रूट्स। एंड देन जीरोज। जीरोज के लिए न्यूमरेटर, अब इसमें तो k कांस्टेंट है, उसको साइड में रख दो। s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो s इज इक्वल्स टू -2। तो बताओ यहाँ पर पोल्स कितना है, p1 p2 एंड p3। p1 कितना है 0, p2 -3, p3 -5। z1 कितना है -2 ना। अब नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोज इक्वल होना चाहिए। अब नंबर ऑफ पोल्स 3 है, नंबर ऑफ जीरो एक ही है। करेक्ट? सो मुझे यहाँ पर दो जीरोज एज्यूम करना है, कहां पर? इन्फिनिटी पर। अब इसमें बताओ एक्चुअल पोल्स कितना है? 3। एक्चुअल पोल्स 3 है। एंड एक्चुअल जीरोज कितना है? 1। तो कितना आएगा? 4। 4 इवन है या ऑड है? इवन है। ओके, 4 इवन है। तो यहाँ पर जितने भी आपने इन्फिनिटीज एज्यूम किए वो सब पॉजिटिव एज्यूम करना है, निगेटिव नहीं। निगेटिव कब एज्यूम करते हैं? जब ऑड होता है तब। और कितने इन्फिनिटी निगेटिव लेते हैं? ओनली 1। सभी के सभी इन्फिनिटी नहीं, सिर्फ एक इन्फिनिटी निगेटिव। सो यहाँ पर सभी के सभी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएंगे। चलो, यहाँ तक समझा सबको? तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, रूट लोकस ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस ना। रूट लोकस ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। यस, इसमें आपको पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बताओ फर्स्ट पोल कहां पर है? 0। सेकेंड पोल -3 -5, फिर उसके बाद 0 -2 z1 -2 एंड देन z2 एंड z3 प्लस इंफिनिटी। तो z2 एंड z3। चलो, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट कौन है? P3। कुछ भी हो सकता है, वो पोल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब इसके राइट साइड देखने का कितना है? 1 2 3 4 5। ऑड है मतलब रूट लोकस प्रेजेंट है। सो रूट लोकस प्रेजेंट है, तो कहां पर? P2 और P3 के बीच में। कहां तक प्रेजेंट रहेगा? P2 तक ना। P2 के राइट साइड बताओ। 4। सो रूट लोकस नहीं है, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट Z1 के राइट साइड बताओ। 3। तो रूट लोकस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर RL ना, यहाँ पर NRL नॉट रूट लोकस, और यहाँ पर RL। जितने पोर्शन में रूट लोकस प्रेजेंट है उतने पोर्शन में आपको डार्क करना है, और जहां पर एब्सेंट है उसको वैसे ही रखना है। समझो? चलो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट, एवरी पोल इज स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट एंड पॉइंट,
यस, स्टार्टिंग पॉइंट कौन कौन है? P1 इज इक्वल्स टू 0, P2 इज -2, P3 इज माइनस सॉरी -3 ना ये, एंड -5. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 बताओ. एंड पॉइंट. एंड पॉइंट, एवरी जीरो इज एंड पॉइंट. तो Z1 इज -2, Z2 इज infinity, Z3 इज infinity. समझा? चलो फिर आगे बताओ. स्टेप नंबर 5 ना, एसिम्पटोट्स. इसमें आपको 3 कैलकुलेशंस करना है. फर्स्ट है नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स. पोल्स माइनस जीरोस. कितने पोल्स है? 3. जीरोस कितना है? 1. सो आंसर कितना? 2. करेक्ट. फिर उसके बाद सेकंड आएगा सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड के लिए क्या है फॉर्मूला? सिग्मा सी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स. सो पोल्स में देखो ये तो 0 है, इसमें -3 है, इसमें -5 है. तो इन ब्रैकेट -3 प्लस -5 माइनस रियल पार्ट ऑफ ऑल जीरोस. अब जीरोस में ये तो दो कंसिडर करना ही नहीं है, आपके पास एक ही जीरो है, वो क्या है? -2 डिवाइड बाय क्या आएगा? 3 - 1 ना, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस. तो बताओ ये कितना? -3 -5 -8 +2 डिवाइड बाय 2. तो सिग्मा सी इज इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाय 2 -3. बराबर है? -3. फिर उसके बाद एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स ना, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स. उसके लिए फॉर्मूला है थीटा के इज इक्वल्स टू 2k + 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय p माइनस जेड. और उसके लिए k का रेंज क्या होगा? 0, 1, 2 अप टू द p माइनस जेड माइनस 1. सो p माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 - 1 - 1. आंसर इज 1. तो k का रेंज 0 से स्टार्ट होगा, 1 पर खत्म होगा, मतलब k के सिर्फ दो ही वैल्यूज पुट करना है. तो व्हेन k इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 + 1 इंटू 180 डिवाइड बाय क्या आएगा? 3 - 1 ना. तो थीटा 0 बताओ कितना? 190 आएगा. देन नेक्स्ट व्हेन k इज इक्वल्स टू 1, तो बताओ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + 1 इंटू 180 डिवाइड बाय कितना? 3 - 1. सो थीटा 1 इज इक्वल्स टू कितना? 270. समझा यहाँ तक सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2. फिर ये स्टेप नंबर 3, फिर ये स्टेप नंबर 4, एंड दिस इज स्टेप नंबर 5. हो गया. नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 6 बताओ. नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना आएगा? यस यस 2. तो स्टेप नंबर 6 ना, स्टेप नंबर 6 नंबर ऑफ ब्रांचेस n. तो नंबर ऑफ पोल्स है 3, नंबर ऑफ जीरोस है 1. सो p ग्रेटर देन z ना, therefore n is equals to p. So n is equals to 3. Then step number 7, angle of arrival and angle of departure. तो ये कब करना है? जब कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड कॉम्प्लेक्स जीरोस होगा तब. तो इसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड जीरोस नहीं है, तो नो कॉम्प्लेक्स पोल्स and zeros. Therefore, no need to solve this step. Okay, step number 7. Then step number 8, break away and break in. चेक करने का ब्रेक अवे ब्रेक इन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. कर रहा है ना. तो यहाँ पर P1 है, यहाँ पर Z1 है -2.
देन यहाँ पर P3 है -3 पर, सर P2, एंड P3 है -5 पर, और यहाँ पर कौन है, जीरोज, Z2 एंड Z3. सो P3 और, अरे ये पोल है ना, पोल है तो क्रॉस सिंबल आएगा. सो P3 और P2 के बीच में रूट लोकस प्रेजेंट है. यहाँ पर नो रूट लोकस, यहाँ पर रूट लोकस. तो यहाँ पर एडजेसेंट पोल्स है, प्लस दोनों के बीच में रूट लोकस भी है, तो यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ना. यहाँ पर नो रूट लोकस, यहाँ पर रूट लोकस है लेकिन एडजेसेंट पोल भी नहीं है, एडजेसेंट जीरोस भी नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ब्रेक इन पॉइंट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ब्रेक अवे कर रहा है, लेकिन कितना, एक ही, कहाँ पर, -3 और -5 के बीच में. ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + g(s) h(s) इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0. ओके, कितना आएगा, 1 + g(s) h(s). तो 1 प्लस कितना आएगा, k s + 2 डिवाइड बाय s² + 8s + 15 इज इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन s² + 8s + 15 प्लस k s + 2 इज इक्वल्स टू 0. ये डिनोमिनेटर राइट साइड गया, 0 हो गया, करेक्ट. ये s से अंदर मल्टीप्लाई करो तो s³ + 8s² + 15s प्लस k इंटू s + 2. अब मैंने आपको क्या बोला है, k को लेफ्ट साइड ही रखना है, बाकी सबको राइट साइड लेके जाना है. तो ये वाला ब्रैकेट राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो k इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -s³ + 8s² + 15s, और ये वाला जो है s + 2 वो डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड बाय s + 2. अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s. अब कौन सा रूल अप्लाई करना है, u/v रूल, याद है u/v रूल. क्या करते हैं, v du/dx ना, -u dv/dx डिवाइड बाय v², करेक्ट. डेरिवेटिव में रूल है u/v. तो ये u हो गया, ये v हो गया. सो dk/ds इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, उसको बाद में लास्ट में कंसीडर करते हैं. सो डिनोमिनेटर का टर्म एज इट इज ना, न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3s² + 8 × 2 16s + 15 माइनस न्यूमरेटर वाला टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर वाला टर्म s³ + 8s² + 15s इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बताओ, 1, s का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, सो 1 + 0 1 डिवाइड बाय s + 2 द होल स्क्वायर ना. समझा यहाँ तक. नेक्स्ट, देन एज्यूम क्या करना है, dk/ds इज इक्वल्स टू 0 ना. तो इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं तो माइनस इन ब्रैकेट s + 2 3s² + 16s + 15, ओके, माइनस s³ + 8s² + 15s डिवाइड बाय s + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ऐसा आ गया ना. अब ये माइनस साइन राइट साइड गया, 0 हो गया, ये वाला टर्म राइट साइड गया, 0 हो गया. सो ये माइनस साइन निकल गया, ये भी निकल गया. अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करो, 3s² इंटू s, 3s³ ना, प्लस 16s इंटू s, 16s² 15s प्लस 3s² इंटू 2 6s², 16s इंटू 2 32s एंड 15 इंटू 2 30. ओके, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन चेंज, -s³ - 8s² - 15s इज इक्वल्स टू 0. बाकी डिनोमिनेटर वाला टर्म राइट साइड गया 0, -1 राइट साइड गया 0. चलो आगे बता फिर, 3s³ - s³ 2s³, 16s² + 6s² - 8s². तो 16 + 6 20, 20 - 8 12, नहीं 16 + 6 22 होता है, 22 - 8 14, so 14s² plus 15s plus 32s minus 15s, so 15s cancel ना, so 32 बचेगा.
32 के बाद लास्ट में क्या बच गया 30 इज इक्वल्स टू 0। अब ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। तो एस के आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे, एंड 30 -3.8 -1.56 नहीं 3 आना चाहिए ना आंसर। x3 -1.56 s2 क्या है? देखो इमेजिनरी आ रहा होगा। नहीं नहीं पहले एक सेकंड, एक्स वाई जेड बताओ, सबसे पहला आंसर बताओ। -3.8, हाँ। दूसरा वाला -1.56। S2D बटन प्रेस करो, 2 लाइन में आंसर मिलेगा। S2D बटन प्रेस करो, डिलीट बटन के ऊपर है देखो। -1.56 माइनस प्लस 1.19 एंड नेक्स्ट आएगा -1.56 माइनस जे 1.19। S2D बटन प्रेस करो, 2 लाइन में आंसर आएगा। समझा? अब इसमें से वैलिड कौन सा है? मुझे कहां पर चाहिए? -3 और -5 के बीच में ना, तो कौन आ रहा है वो? -3.8। सो ये वैलिड हो गया और बाकी दोनों इनवैलिड। समझा ये? करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 6, ये हो गया स्टेप नंबर 7 और ये हो गया आपका स्टेप नंबर 8। ओके, एंड देन नेक्स्ट है इंटरसेक्शन जे ओमेगा एक्सिस। चलो तो स्टेप नंबर 9, इंटरसेक्शन विथ जे ओमेगा एक्सिस। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। हम लोग डायरेक्ट वो स्टेप लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। क्या आया था यहाँ पर? नहीं नहीं, 1 प्लस के एस प्लस 2 डिवाइड बाय एस एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15, ऐसा आया था ना, इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने के बाद बताओ कितना? एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 15s ना, प्लस के एस प्लस 2 ना, इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर राइट साइड गया, 0 बन गया। चलो इसके बाद देखो, एस क्यूब प्लस, नहीं नहीं वो तो इसमें था, प्रीवियस वाले में था, 8s स्क्वायर प्लस 15s प्लस के एस प्लस 2k ना, इज इक्वल्स टू 0। के से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसमें और इसमें देखो एस कॉमन है ना, तो एस क्यूब प्लस क्या आएगा? 8s स्क्वायर प्लस क्या 15 प्लस के ना, इंटू एस प्लस क्या आएगा 2k इज इक्वल्स टू 0। अब रूट तरह का टेबल बताओ। एस क्यूब एन एस स्क्वायर एस रेस टू 1 एस रेस टू 0। एस क्यूब के रो में क्या लिखेंगे? 1 एंड 15 प्लस के ना, एस स्क्वायर के रो में 8 एंड 2k। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना, तो 15 इंटू 8 कितना होता है? 120 प्लस 8 इंटू के 8k माइनस 2 इंटू 2k इंटू 1 2k डिवाइड बाय क्या? लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम 8, ये वैल्यू क्या? 0। एंड यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में? यस, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 2k लिखेंगे। इक्वेशन का जो लास्ट वैल्यू होता है वही वैल्यू आपको हमेशा यहाँ पर मिलेगा। करेक्ट है? चलो अब इसके बाद क्या करना है देखो, फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू कभी 0 हो सकता है,
नहीं, वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू कभी जीरो हो सकता है? नहीं। ये वैल्यू जीरो हो सकता है क्योंकि वो के ऊपर डिपेंड है। तो क्या करेंगे, 120 प्लस 8k माइनस 2k ना, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू कितना, जीरो। अब जैसे ही मैं जीरो लेता हूं, ये k क्या बन जाएगा, मार्जिनल ना, 8k मार्जिनल माइनस 2k मार्जिनल इज डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये 8 को राइट साइड शिफ्ट करो, जीरो हो जाएगा। 120 प्लस 6k मार्जिनल ना, 8 माइनस 2, 6k मार्जिनल इज इक्वल्स टू जीरो। ये 120 राइट साइड जाएगा तो 6k मार्जिनल इज इक्वल्स टू कितना, माइनस 120, एंड k मार्जिनल इज इक्वल्स टू कितना, माइनस 120 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, माइनस 20। अब बताओ k मार्जिनल का आंसर अपना नेगेटिव आ गया, तो अपना इमेजिनरी, अपना रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, समझा? Therefore, no intersection point or intersection point with j omega axis does not exist. Does not exist. के मार्जिनल नेगेटिव। सो आगे का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 9। चलो फटाफट इसका फोटो निकाल के लो, चलो फास्ट। अब इसके बाद रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। एक्सिस ड्रॉ किया पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पोल्स कहां पर है देखो, ओरिजिन पर एक पोल है, फिर -3 पर एक पोल है, एंड -5 पर एक पोल है, -2 पर एक जीरो है Z1, एंड प्लस इंफिनिटी पर दो जीरोज है Z2 एंड Z3। बिटवीन P3 एंड P2 रूट लोकस प्रेजेंट है, बिटवीन Z1 P1 रूट लोकस प्रेजेंट है, समझा? चलो फिर उसके बाद एवरी पोल इज स्टार्टिंग पॉइंट, एवरी जीरो इज एंड पॉइंट, देन सेंट्रॉइड कहां पर आया, सेंट्रॉइड -3 पर आया ना, करेक्ट है? तो सिग्मा सी इज इक्वल्स टू -3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर और ऐसे 90 और 270, 90 मतलब वर्टिकल आएगा ना, और 270 मतलब वर्टिकल ही आएगा लेकिन डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड्स आएगा, इंक्लाइन नहीं आएगा, समझो? तो ये कितना, थीटा 0 90 डिग्री, ये थीटा 1 ना कितना 270 डिग्री, समझा कि नहीं? दो ही अपवर्ड्स है, प्रीवियस वाले में 3 था, एक 60, एक 180, एक 300, लेकिन यहाँ पर दो है, एक 90 और एक 270, समझा? बघ ना, ह्या लाईनचा अँगल किती असतो, 0, ह्या लाईनचा 270, बोला, देन सो 270 वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। चलो सेंट्रॉइड के बाद एंगल हो गया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 है, एक P1 से स्टार्ट हो रहा है, एक P2 से, सॉरी नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 है, एक P1 से, एक P2 से, एक P3 से, समझा? फिर उसके बाद अराइवल एंड डिपार्चर नहीं है इसमें, ब्रेक कर रहा है, कहां पर है, बिटवीन P2 एंड P3, कहां पर है वो, माइनस ब्रेक अवे पॉइंट, -3.8 ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ से देखो, P1 से एक ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम P1 ऐसा आएगा, और वो खत्म कहां पर होगा, फिर P2 से एक ब्रांच स्टार्ट होगा, P3 से एक ब्रांच स्टार्ट होगा, तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम पोल रहेगा ना। फिर ये दोनों ब्रांचेस यहाँ पर आने के बाद दोनों का टक्कर होगा, ब्रेक होगा, एक ऊपर एक नीचे। अब जो ब्रांच ऊपर गया ना, वो राइट साइड जाने की कोशिश करेगा ना, लेकिन ये एसिम्प्टोट उसको राइट साइड जाने देगा क्या, नहीं, तो ये एसिम्प्टोट को कैसा रहेगा, फिर पैरेलल रहेगा। ये भी राइट साइड जाने की कोशिश करेगा लेकिन ये पैरेलल रहेगा। सो एसिम्प्टोट जो है, इसको ये डायरेक्शन दिखाता है, ओके? सो एसिम्प्टोट को अपना जो रूट लोकस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना इसको, तभी तो वो इमेजिनरी एक्सिस, तो ये जो ब्रांच है, ये पाथ जो है वो राइट साइड जाने की कोशिश करेगा, एसिम्प्टोट बीच में आ रहा है ना,
उसको डायरेक्शन दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि तू अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा, नहीं कर सकता, समझो? हो गया ये आपका रूट लोकस। स्टॉप करते हैं आज के लिए।